नमस्कार, मैं अफमान शाह, मैक्स महाराष्ट्र हिंदी में आपका स्वागत। आज का विषय है बेरोजगारी। बेरोजगारी दर इस देश में लगातार बढ़ रही है। बेरोजगारी को लेकर के आप कहीं खबरें नहीं देखेंगे, लेकिन हमारा चैनल हर उस मुद्दे पर, हर उस अहम मुद्दे पर आपको जानकारी देगा जो आपसे जुड़ा हुआ है। दरअसल इस देश में बीते 30 से 40 वर्षों से ज्यादा ऐतिहासिक स्तर पर इस देश में बेरोजगारी इस दौर में पहुंच गई। कई सारे इंटरनेशनल रिपोर्ट भी आए हैं भारत को लेकर के, जिसमें बताया जाता है कि हिस्टोरिकल अनएम्प्लॉयमेंट इस देश में इस समय है। बेरोजगारी को लेकर के हमारे साथ आज चर्चा करने के लिए जुड़े हैं अर्थशास्त्री विश्वास उडगी जी। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, बेरोजगारी इस देश में इस समय सबसे ज्यादा बढ़ी जी। और सरकार दावा करती है कि हमने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है। सरकार के दावे में कितनी सच्चाई है सर? सरकार ने अभी जो वोट ऑन अकाउंट पेश किया है उसमें ये कहा गया है कि जी हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लिया है। वास्तव में ये आंकड़ा एग्जैक्टली गरीबी रेखा के नीचे गए लोग हैं 25 करोड़। तो जी उनका जो स्टेटमेंट है वो एग्जैक्टली उल्टा है, मतलब वो गलत कह रहे हैं। पिछले 10 साल की इकोनॉमी में और ख़ास करके जी कोरोना के बाद 25 करोड़ लोग उनको देश की आबादी के गरीबी रेखा के नीचे गए, ये आंकड़े हैं। तो उन्होंने उल्टा बताया है। वो झूठ बोलने की आदत है और वो ज़ोर से झूठ बोलते हैं। लेकिन आप जो कह रहे थे कि अभी जो बेरोज़गारी है, तो बेरोज़गारी और गरीबी ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब हर गरीब बेरोज़गार नहीं है, लेकिन गरीबों की संख्या 25 करोड़ से ऊपर नहीं तो नीचे गई है, ये पहली बात। अब हम जी बात करेंगे कितने लोग बेरोजगार हैं और अनएम्प्लॉयमेंट की क्राइसिस क्या है, उसके ऊपर आपका सवाल जो होगा उसका मैं जवाब दूंगा। जी। लेकिन सर देखा गया है कि अभी जो सरकारी नौकरी है उसमें भी काफी रिक्त पद है, लेकिन सरकार उन पदों पर अभी कुछ इच्छा नहीं दिखा रही है भरने के लिए। या वो सही बात है आपने जो कहा जी, कि लाखों पद देखिए। बताया जाता है सर, सरकारी दफ्तरों में हाँ, खाली है। मतलब अभी के आज के तारीख में जितने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिक्त पदे हैं, खाली पदे जी हैं, उसी हाँ की संख्या करीब करीब 70 लाख है। वैसे जी देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पोस्ट पोस्ट डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट की पोस्ट है। तो कुल मिला के करीब करीब 1.5 करोड़ पोस्ट पिछले 10 साल में खाली पड़ी है। तो इसका मतलब जो परमानेंट या जिसको कहते हैं जो रोजगार था, जहाँ पे 60 साल की उम्र तक के काम था, वो रोजगार अब करीब करीब 1.5 करोड़ कम हो गया है। ये 10 साल की मैं बात कर रहा हूँ। जी तो आज की तारीख में 1.5 करोड़ खाली पड़े हैं। एक तो रेलवे, पोस्ट, पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पदे हैं। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन की जो हम बात करेंगे, तो इस देश के जो पढ़े लिखे युवा हैं जी और कोरोना के पहले वाली सिचुएशन और कोरोना के बाद की सिचुएशन, तो अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोरोना के बाद एक जो CMIE का रिपोर्ट आया, मतलब सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जो रिपोर्ट आया, जी उस वक्त ये कहा गया कि कोरोना के बाद में करीब करीब मतलब जो संगठित क्षेत्र थे, जी संगठित क्षेत्र का मतलब क्या है? एक तो सरकारी रोजगार, रेलवे पोस्ट के रोजगार, पब्लिक सेक्टर के रोजगार, ये संगठित वर्ग है। लेकिन फिर भी जो स्मॉल स्केल सेक्टर है, जो SME या MSME कहलाते हैं, उसकी संख्या कोरोना के पहले थी 6 करोड़ 20 लाख। अब जी इसमें रोजगार था परमानेंट, वो था 13 करोड़ 10 लाख। अब जब कोरोना में पूरी इकोनॉमी, पूरी GDP -24 हो गई, मार्च 20 के बाद जून 20 का ये आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, तो ये पूरा जी रोजगार लॉकडाउन के कारण बंद हो गया। अब ये रोजगार 2021-2022 में कुछ उद्योग वहाँ से फिर से खुले, तो कुछ हद तक रोजगार बढ़ा भी। लेकिन पूरी तरीके से जो 13 करोड़ 10 लाख एक छोटे उद्योगों में रोजगार था, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं बढ़ पाया। ये एक असली बात है। आज 2030 का ख़त्म हो गया साल
और हम 2024 के शुरुआत में हैं। तो कोरोना के बाद ये एक रिपोर्ट ऐसा भी आया, अभी पिछले साल में मतलब 2023 में एक रिपोर्ट ऐसा आया, वो भी सीएमआई का रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के मुताबिक देखिए पिछले 40 साल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था जी वो सबसे ज़्यादा रेट मतलब 8.69%, ये हमारे सीएमआई की रिपोर्ट ने बताया। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी बताया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की एक संस्था है। उन्होंने कहा कि इतना बड़े पैमाने पे बेरोजगारी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 लोग रोजगार ढूंढ रहे हैं तो 100 लोगों में से 9 लोगों को रोजगार मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो मान लो 100 में से 90 या 91 लोगों को कुछ ना कुछ रोजगार है, लेकिन वो भी एक पूरा रोजगार नहीं है, वो भी जी सेटिस्फैक्ट्री रोजगार नहीं है। तो पूरा परमानेंट रोजगार भी नहीं मिल रहा है, सेटिस्फैक्ट्री रोजगार भी नहीं मिल रहा है, और 100 में से 9 लोगों को कोई रोजगार मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। और ये 30 और 40 साल में सबसे बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट का जी रेट का मतलब रोजगार मिलने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ये 9% है। मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और जिनको जी रोजगार है वो क्राइसिस पॉइंट क्या है ये मैं आपको बता दूं। तो इकोनॉमी की हालत बहुत ख़राब है। ख़राब का मतलब जो परमानेंट रोजगार है उनको तो पे कमीशन के जरिए कोई कहीं ना कहीं प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, पेंशन, पूरा रोजगार, पूरी तनख्वाह ये मिलते रहती है। लेकिन बहुत सारे जो मतलब 100 में से 90% लोगों को 10 या 12 हज़ार की नौकरी है जो कॉन्ट्रैक्ट पर है। जी ऐसे लोग जिनको 10 हज़ार की नौकरी मिलती है तो ये जी जी इनकम टैक्स के ब्रैकेट में नहीं आते हैं, ये इनकम टैक्स पेयर नहीं है, लेकिन वो जीएसटी सर। भरते हैं। जी सर, अब एक और रिपोर्ट आई थी। बहुत जी बड़े पैमाने पे ये अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण ये गरीबी की रेखा के नीचे जाने वाले लोग बन गए हैं। और इसलिए जी मैं कह रहा हूँ कि 13 करोड़ 10 लाख ये परमानेंट रोजगार गया, 1.5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार खाली पोस्ट पड़ी है, और जी नया रोजगार एक भी पैदा नहीं होता है जिसमें जो ग्रेजुएट है। तो ग्रेजुएट में से 45% ग्रेजुएट्स को नौकरी मिलने की कोई संभावना है पिछले 4 साल से नहीं है। ये सबसे खतरनाक चीज़ है। मतलब जी पढ़े लिखे लोग, अनस्किल्ड लोग, स्किल्ड लोग, किसी को भी पिछले 5 साल में रोजगार नहीं मिल रहा है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट जी क्राइसिस सर, बहुत बड़े सर पैमाने पे अभी आपने खत्म। कहा सर अभी आपने हाँ कहा कि कई कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको केवल 10,000 12,000 मिलती है। हाँ सर हाँ मैं आपको बता दूं कि लास्ट ईयर एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि करीब 90% ऐसे लोग हैं जो केवल 10 से 12,000 ही हाँ महीने का कमा पाते हैं, और केवल 10% इस देश में है जो 20 से 25,000 महीने का कमाते हैं। अगर बंद इंसान 10,000 या फिर 12,000 महीने का कमाता है और महंगाई इस दौर में चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, तो कैसे गुजारा करता होगा वो तो वही जानता होगा सर। मैं उसी मुद्दे की ओर आ रहा था कि ये दस जी हजार और 12 हज़ार की जो ये है उसमें बढ़ोतरी नहीं हो रही है। जी मान लो मैं 2014 में 10 या 12 हज़ार ले रहा हूँ और मैं अभी 2024 में हूँ, तो रुपए की कीमत जो है वो अभी ढल चुकी है हर जी करेंसी के साथ, डॉलर के साथ, जी पाउंड के साथ। तो हमारी रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी देश के अंदर कैसे खत्म होती है? दो तरीके से। एक, हमारी जो परचेजिंग कैपेसिटी है रुपए की वो तो कम हो रही है, और मेरी तनख्वाह अगर नहीं बढ़ रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, जिसको जी क्या कहते हैं, मुद्रास्फीति, जी मुद्रास्फीति बढ़ रहा है। वो मुद्रास्फीति बढ़ने का रेट पिछले 4 साल में 6 से लेके 8% है। और मुद्रास्फीति 6 से 8% बढ़ रहा है और मेरी तनख्वाह अगर 10 या 12 हज़ार से नहीं बढ़ रही है, तो मुद्रास्फीति के कारण मेरा 10 या 12 हज़ार 10 साल के पहले वाला था, अभी भी वही है। तो मैं असल में मैं जितनी चीज़ें 10 14 रुपये 2014 में लेता था उतनी तनख्वाह में मैं वो नहीं ले पाता। अगर वो चीज़ें मैं 2014 में लेने के लिए जाता तो जो तनख्वाह मुझे उस वक्त मिलती है, आज के हिसाब में मुझे कम से कम 30 हज़ार रुपये मिलने चाहिए। जी मतलब महंगाई महंगाई या मुद्रास्फीति इतनी हो गई है कि मुझे 30 हज़ार रुपये मिलने चाहिए, वो तो मुझे मिलते नहीं है। तो मुझे तो 10 या 12 हज़ार ही मिलते हैं। इसका मतलब मैं किसी तरह से गुजारा कर रहा हूँ।
मैं लोन लेके मेरी जिंदगी जीता हूं, तो मैं ओवर डेटेड हूं। मेरे ऊपर मेरी 10-12 हज़ार की तनख्वाह कम है, मेरी परचेजिंग पावर कम है, इसलिए मैं लोन लेता हूं। और मैं इंटरनल डेट मेरा देश का बढ़ गया है और देश का एक्सटर्नल भी डेट बढ़ गया है। तो मैं मुद्रास्फीति के कारण मेरा जीवन मान घट गया है। ये है एक अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का मैं उदाहरण दे रहा हूं। मैं अपनी तनख्वाह में जी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन ये 5%, 6% या 7% के सीलिंग पर है। ये अपने रुपया की जी कीमत ढलना और मेरी तनख्वाह ना बढ़ने के कारण मैं अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा खर्च नहीं कर पा रहा हूँ और इसलिए मैं कर्जा भी लेता हूँ। ये आज के एम्प्लॉयमेंट की स्थिति में काम करने वाला और जिसके पास रोजगार ही नहीं है और रोजगार पैदा ही नहीं हो रहा है सरकार की तरफ से, या निजी क्षेत्र में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसलिए निजी कारपोरेट भी कोई रोजगार नहीं पैदा करता है, जी। क्योंकि टेक्नोलॉजी में नया रोजगार नहीं पैदा होता है। ये असली बात है। सर, अभी आपने कहा कि जो इंटरनेशनल कर्ज है इस देश पर लगातार बढ़ चुका है। जी। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो करीब 54 लाख के आसपास, 54 लाख करोड़ इस देश पर कर्ज 55 लाख था। करोड़ लेकिन आज 55 लाख करोड़ कर्ज करोड़ था। लेकिन आज के समय में सर बताया जाता है कि कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। आप विस्तार से जानकारी दीजिए सर हमारे दर्शकों को। आपने सही फरमाया है। देखिए, जी 2014 में जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए, तब तक देश के ऊपर कर्जा था जिसको सॉवरिन डेट कहते हैं, वो था जी 55 लाख करोड़। और 10 साल जी के बाद आज का ब्यौरा है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा है कि भाई, भारत देश को उन्होंने एक सलाह दी है, सलाह मतलब इशारा किया है, वार्निंग दी है कि भाई आपने 205 लाख करोड़ का कर्जा अपने सॉवरिन डेट कहते हैं उसको उठाया है। और जी उन्होंने ये कहा है कि आपको डेट रिपेमेंट करने के लिए जो ब्याज है, मतलब एक तो प्रिंसिपल होता है और दूसरा इंटरेस्ट होता है, तो मुद्दल और ब्याज, इसमें ब्याज चुकाने के लिए आपके 100 रुपये अगर इनकम है तो 45 रुपये आपको ब्याज चुकाने में जाता है। तो आपकी देश की 205 लाख करोड़ की कुल मिला के जो कर्जा है इंटरनेशनल लेवल पे और देश के अंदर के जो कर्जे है, और दोनों मिला के 300 लाख करोड़ से भी आप ओवर डेटेड हो। इसका कर्जा चुकाने के आप काबिल नहीं हो, आप एक डेट ट्रैप में फंसे हुए हो। तो इस साल, अगले साल और 5 साल के बाद आपका गुजारा कैसे होगा, ये हमें एक चिंता सताती है। अगर आप कर्जा चुकाने के लिए 100 में से 45 रुपये डालते हो तो जी आपकी इनकम बढ़ रही नहीं है, आपकी जीडीपी जी बढ़ती है, लेकिन जितनी जीडीपी बढ़ती है उतना ही देश का कर्जा बढ़ रहा है। और कर्जा चुकाने में इस देश की आमदनी नहीं बढ़ रही है, इस देश के अंदर के वर्कर्स की, मतलब जो नागरिक है, उसकी भी आमदनी बढ़ रही है। तो ये डेट ट्रैप है, तो आप संभल के रहो, नहीं तो आप इंसॉल्वेंट बनोगे। जैसे साइप्रस बना, ग्रीस बना, पुर्तगाल बना, जी अफ्रीका के बहुत सारे छोटे देश बने, लेकिन भारत देश का जीडीपी बढ़ रहा है। ये इस देश के लिए गौरव की बात उन्होंने कहा है, लेकिन हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा है, जीडीपी बढ़ा है। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन से अगर आप उसकी तुलना करते हो तो ग्रेट ब्रिटेन, अमेरिका, चाइना, इनके जीडीपी वो 21 ट्रिलियन है या 19 ट्रिलियन है और हम तो 3 ट्रिलियन पर है। तो 3 ट्रिलियन कहाँ पर होता है, 5 ट्रिलियन कहाँ पर होता है, 19 ट्रिलियन कहाँ पर होता है, 21 ट्रिलियन कहाँ पर होता है। तो कहाँ से आप एक कंपैरिजन करते हो चाइना के साथ या फिर अमेरिका के साथ या ब्रिटेन या फ्रांस के साथ। पर कैपिटा में भी वो हमसे बहुत, मतलब $50,000 ये ब्रिटेन की पर कैपिटा इनकम है और हमारी $2। सर, किसी कारणों से सर से जितना थोड़ा सा। जीडीपी है उतना हाँ ही सर बोलिए। खर्चा, उससे ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है और इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत खराब है। और हमारे जीडीपी का रीपेमेंट, मतलब जो हमारे डेट्स है उसका खर्चा बहुत है, तो हम बहुत खतरे वाली स्थिति में हैं। सर, अभी आपने कहा कि इस देश पर कर्ज 300 लाख करोड़ पार कर चुका है। सर, ये हाँ, जो कर्ज है भारत के जीडीपी के बराबर है क्या? नहीं, मैं तो क्या हो रहा हूँ, इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट, जी जी मतलब हाँ सॉवरिन डेट जो है 205 लाख करोड़ और जी जी इंटरनल जी डेट्स अगर उसको ऐड करो वो 300 लाख हाँ। करोड़ पार कर जाएंगे। अब ये 300 लाख वही करोड़ की जीडीपी है, यही इसका बात आप सर मतलब। हमारे दर्शकों को बताइए कि जो कर्ज है भारत पर और भारत का जो 3 ट्रिलियन हाँ, अभी बताया जाता है 3 ट्रिलियन कि का मतलब होता है, है। देखो 1 ट्रिलियन मतलब 100 लाख होते हैं, 3 ट्रिलियन जी मतलब 300 लाख होते हैं। तो 300 लाख करोड़ का भारत का जीडीपी है,
ये तो मान जी लिया, लेकिन 300 जी लाख करोड़ से ऊपर अगर हमारे एक्सटर्नल डेट्स और इंटरनल डेट्स, मतलब हमने आईएमएफ से कर्जा उठाया, हमने वर्ल्ड बैंक से कर्जा उठाया, हमने इंटरनेशनल एजेंसी से, बैंकों से कर्जा उठाया, वैसे जी देश की जनता से भी कर्जा उठाया। वो बॉन्ड के जरिए है, वो पीएफ है, वो पीपीएफ है, बैंक के इंटरनल बैंक के लोन्स हैं, वगैरह वगैरह। तो ये इंटरनल डेट कहा जाता है। ये जी दोनों डेट्स मिला के 300 लाख करोड़ पार कर देते हैं। तो इसका मतलब एक आदमी जब अपने आय से खर्चा ज्यादा करता है तो उसको लोन देना पड़ता है, वो खड्डे में जाता है। एक फैमिली जी भी नहीं जी पाता, अपने आमदनी के अंदर ही उसको खर्चा करना पड़ता है। देश के बारे में कर्जा ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर जी बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कहा था, देखो आप कर्जा लेना चाहिए देश के लिए, लेकिन वो कर्जा कैसे चुकाना, इसके लिए अगर प्लान है तो उतना ही जी कर्जा लो, उसके आगे कर्जा लेना खतरे से खाली नहीं है। और भारत देश आज उसका सॉवरिन डेट और इंटरनल डेट 300 लाख करोड़ पार कर रहा है, सर। इसलिए वो सर खतरे जाहिर की सी घंटी बात है। है कि भारत में अगर कर्ज बढ़ा है तो भारत की जनता के ऊपर ही उसका भार आएगा। आएगा। और एक तरफ इस देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। आपसे सर एक सवाल अभी का एक इस समय सबसे ज्यादा चर्चा चल रही है पेटीएम को लेकर के। पेटीएम रिजर्व बैंक ने बैन कर दिया है। अभी जी पिछले महीने ये खबर आई थी कि पेटीएम ने करीब 1,000 लोगों को अपने निकाला है, छटनी की है, 1,000 लोगों की छटनी की है। अगर पेटीएम बंद हो चुका है तो और भी छटनी करने की ऐसा बताई जा रही कि और भी छटनी कर सकता है वो। अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे वो एलन मस्क हो या जी फेसबुक हो या कोई भी आईटी कंपनी हो, और पेटीएम तो इंडिया की आईटी कंपनी है, अब वो जी फिनटेक कंपनी है, हर जगह पे हजारों लोगों को निकाला जा रहा है पिछले 5 साल। ये जी एक बात। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, और डिजिटल बैंक इंडिया की बात करते करते जब 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन हुआ, उसके पहले ये पेटीएम का जन्म हुआ। पेटीएम का जो मालिक है उसका नाम विजय शेखर शर्मा है। वो रिजर्व जी बैंक ऑफ इंडिया में एक ऑफिसर था। वहां से जी वीआरएस लेके बाहर निकला और उसने वो कंपनी, फिनटेक कंपनी फॉर्म की। 8 नवंबर 2016 को दूसरे दिन पेटीएम की एडवर्टाइजमेंट सारे पेपर्स में आई। नरेंद्र मोदी जी इस पेटीएम की एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, पेटीएम जी करो पेटीएम करो, तो लोगों को डिजिटल इंडिया का मैसेज दे रहे थे। वो पेटीएम पिछले 5 साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से उस पेटीएम ने एक पेटीएम बैंक भी खोली है, जो मेरे ख्याल जी से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 2017 के बाद लाइसेंस मिला उनको। तो पेटीएम ये फिनटेक है और पेटीएम की एक बैंक है। वो 100 करोड़ का पेमेंट की उनके जितने बिल्स आते हैं, उनके पास डिपॉजिट जितने खाते हैं, उसमें से ये पेटीएम सर्विसेज चलते हैं। अब वो पेटीएम बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मेरे ख्याल से 4-5 बार फाइन किया है, और उन्होंने कहा है आपके खातेदारों का केवाईसी नॉर्म्स और आपका जो बहुत सारे जो कंडीशंस हमने डाले थे उसको आप फुलफिल नहीं कर रहे, कंप्लाई नहीं कर रहे, इसलिए हमको आपको वार्न कर रहे हैं। ये वार्निंग उन्होंने 4-5 बार की है। अब उन्होंने जी ये कहा है कि आप पेटीएम के मेंबर्स मतलब बढ़ा नहीं सकते। 31 जनवरी को उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला, वोट ऑन अकाउंट के एक दिन पहले, और उन्होंने कहा कि 29 फरवरी तक आप इसमें कोई एडिशन नहीं कर सकते। आप बैंक है वहां पर, लेकिन वो अंडर सर्वेलेंस है। दूसरी जी बात, पेटीएम हम जो करते हैं, पेटीएम को रोला गाना आप सुनते हो, वो बात वहां पे आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, वहां पे वॉलेट ऐड नहीं कर सकते, और जितने भी फास्टैग है, जहां पर भी आपने पेटीएम की सर्विस ले रखी है, वो आप 1 महीने के लिए ऑपरेट नहीं कर सकते। ये एक बात। जी मतलब पेटीएम एक संस्था है फिनटेक, दूसरा पेटीएम बैंक है, दोनों के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस है, दोनों चल रहे हैं, लेकिन दोनों कभी भी पूरी तरह से बंद हो सकते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 8 नवंबर 2016 से लेके अब हम 31 जनवरी 2024 तक आए, बहुत सारे खामियां इस पेटीएम बैंक और पेटीएम में है। ये जीपे जी है, बाकी के सब चलेंगे, लेकिन ये शायद 29 फरवरी के बाद ये चक्कर में आएगा। ये बंद भी हो सकता है, क्योंकि इसके इन्वेस्टर्स बहुत बड़े पैमाने पे अपना इन्वेस्टमेंट निकाल रहे हैं। जैसे कि 2016 के बाद एक ही साल के अंदर ही अंदर जैक मा नाम का alibaba.com का मालिक, जो चाइना जी का है, इसने यहाँ पे 32% ओनरशिप लिया। मतलब
विजय शर्मा से ज्यादा। इसका मतलब जी पेटीएम उसकी मालिकी हो गई। लेकिन बाद जी में शायद जैक मा चाइना से थोड़ा उतर गया, वहां के सत्ताधारी वर्गों की नजरों में उतर गया। अभी जी उसका भी स्टेक भारत में पेटीएम में मेरे ख्याल से 10 या 11% है। फिर भी 10 या 11% बहुत होते हैं, लेकिन वो भी ये सब निकाल लेगा, बाकी के इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालेंगे, तो पेटीएम बैंक और पेटीएम बंद हो सकता है। ये बात 29 फरवरी के बाद सर, रिजर्व ये बैंक ऑफ सर, इंडिया कह सकता है। जी सर, जाहिर सी बात है कि अगर बंद हो चुका है तो शायद छटनी हो सकती है। लेकिन सर, इस देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, जबकि ऐतिहासिक स्तर पर इस समय बेरोजगारी इस देश में है। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई उपाय है सर? हाँ, है ना। क्या सरकार कुछ नहीं बेरोजगार, कर रही है? देखिए, सरकार को उद्योग में, सर्विस सेक्टर में, जी एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। सरकार जी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे कर रही है? वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर के लिए बना रही है, और प्राइवेट सेक्टर को कह रहे हैं कि आप रोजगार तैयार करो। हम प्राइवेट सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्वेस्टमेंट करते हैं एज ए गवर्नमेंट, लेकिन प्राइवेट सेक्टर से उम्मीद करते हैं कि वो रोजगार पैदा करे। मैं आपको ये जी बता दूं कि प्राइवेट सेक्टर एक भी रोजगार पैदा नहीं करने के काबिल है, एक भी जी रोजगार नहीं, क्योंकि वो जी एक डिजिटल इंडिया में हाईएस्ट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करता है। प्राइवेट सेक्टर वहीं पे इन्वेस्टमेंट करता है जहां पे रोजगार ना हो। वो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट करता है, इसलिए रोजगार पैदा नहीं होता। और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है, वो सर्विसेज सेक्टर में करता है। ये आज के तारीख में असलियत है, और सरकार उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है, लेकिन रोजगार पैदा करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो रिक्त पदे जो है, मान लो 70 जी लाख सरकार में, रेलवे में, पोस्ट में, स्टेट गवर्नमेंट, सब जगह, उसको तो भरो। वो नहीं भरेगी, वो तो नहीं भरेगी। अच्छा, आप मनरेगा में जो छोटा खेत मजदूरों को रोजगार देते, वो भी आपने कर दिया। आपने रूरल जी इंडिया में जितने सारे सब्सिडाइज प्रोडक्ट थे उसको बंद कर दिया, तो रूरल रोजगार खत्म हो गया। तो अर्बन रोजगार और रूरल रोजगार बढ़ने वाला नहीं है। वो जी फिल इन द ब्लैंक जो है, खाली पदे भरना, वो आप करोगे नहीं। नया रोजगार निर्माण करने के लिए इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सरकार नहीं कर रही है, तो पब्लिक सेक्टर बंद करने की बात वो कर रही है। इसलिए रोजगार बनाने की जो जिम्मेदारी है संविधान के तहत सरकार की होती है, और सरकार वो जिम्मेदारी निभाने के काबिल नहीं है, और उनकी पॉलिटिकल विल भी नहीं है। इसलिए नया रोजगार प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा और सरकार भी नहीं करेगा। तो फिर नए नए जो नौजवान है, पढ़े लिखे जी नौजवान, अब सीएमआई की रिपोर्ट कहती है पढ़ा लिखा नौजवान 17 साल से लेके 25 साल तक या 30 साल तक, वो 45% ग्रेजुएट, उनको नौकरी नहीं जी मिल रही है। जी ये जी हालात सरकार ने तैयार किए, इसलिए सरकार बदलने की बात लोगों को जी सोचना बहुत जरूरी है। सर, अब सरकार बदलो, सर अभी एक रोजगार रिपोर्ट पैदा आई थी करो। जिसमें सर सर अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जिसमें बताया गया था कि आईआईटीज जो हैं, जो आईआईटीज कर चुके हैं, वो भी बेरोजगार हैं, और इंजीनियर्स तो हैं ही। तो मैंने सर, मैंने यही ये मैंने यही आखिर कहा। आखिर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं सर कि ऐसा कोई उपाय है जिससे कि बेरोजगारी दूर की जा सके? हाँ, मैंने यही कहा ना। जी जब आया 10 साल में एक भी आईआईटी खोली नहीं, एक भी आईआईएम खोला नहीं। अब आईआईएम और आईआईटी से जो निकलते हैं वो ग्रेजुएट्स, वो नौकरी नहीं मिल रही है। वहां पर भी 100 में से 60 लोगों को नौकरी मिलती है सिर्फ आईआईएम और आईआईटी, बाकी के लोगों को नौकरी नहीं मिलती। और जो ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से आते हैं, जी 45% लोगों को, ग्रेजुएट को नौकरी नहीं है। और ये बात जी रूरल इंडिया में जाओ तो स्किल्ड लेबर को भी नौकरी नहीं है। और इसके लिए सरकार जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करती, पब्लिक सेक्टर स्ट्रेंथन नहीं करती, तब तक रोजगार बढ़ेगा नहीं। इसलिए ओके जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस इंडिया या जॉबलेस जीडीपी, इस तरीके से इस देश की अर्थव्यवस्था का संकट है। और मैं समझता हूँ कि अगर वो सारा नौजवान जो बेरोजगार है, महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, और नया रोजगार पैदा नहीं होता इसलिए कारण रास्ते पे आएगा, तो ये सरकार बदलना, ये उसका काम होगा। नया युवा बेरोजगारी के कारण सरकार बदल देगा, क्योंकि ये सरकार इसको रोजगार नहीं दे सकती, और उसके वो काबिल भी नहीं है, क्योंकि नीतियां ही नहीं है रोजगार देने के लिए। तो रोजगार कहाँ से आएगा? तो आज की स्थिति श्रीलंका से भी खराब है और बांग्लादेश से भी खराब है। ओके सर, चैनल को समय देने के लिए सर धन्यवाद सर।
तो ये थे और अर्थशास्त्री विश्वास उडगी जी, जो हमें बेरोजगारी को लेकर के विस्तार से जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से इस देश में ऐतिहासिक स्तर पर इस समय बेरोजगारी बढ़ चुकी है और उस बेरोजगारी से हमें किस तरह से टैकल करना चाहिए, और सरकार को लेकर के भी कुछ सुझाव दे रहे थे। तो मैक्स महाराष्ट्र हिंदी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।